अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। बीज उत्पादन हेतु लगाई गई सेमियालता की फसल में जरूरी कार्य। नींबू के बागों से अधिक फलन लेने के लिए किए जाने वाले जरूरी कार्य। अपने राज्य झारखंड में बहुत से किसान भाई सेमिलता के पौधों पर लाख उत्पादन करते हैं और बहुत से कृषक सेमिलता की खेती करके इसके बीजों का उत्पादन करते हैं तथा अच्छा लाभ भी कमाते हैं। तो यदि आपने भी सेमिलता की खेती बीज उत्पादन के लिए की है तो इससे अच्छी क्वालिटी के बीज प्राप्त करने के लिए इस समय कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, आइए जानते हैं जिला रांची के 1 लाख विशेषज्ञ दिलीप कुमार से। किसान भाइयों, अभी हम लोग यहाँ पर फ्लेमेंजिया सेमियालता का बगान में खड़े हैं और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा पौधा जो है करीब 5 से 6 फीट ऊंचा का खड़ा है। और इसमें अभी हम देख रहे हैं कि पौधे के ऊपरी भाग में गुच्छा टाइप का, ये जो दिखाई दे रहा है गुच्छा टाइप का जो फूल है वो नजर आ रहा है। फूल के बाद में फिर इसमें जो है न फलिया लगेगा और फलिया से हमें अच्छा बीज प्राप्त होगा। ये बीज पाने के लिए हमें फ्लेमेंजिया सेमियालता का जितना हम बगान लगाए हैं इसका करीब 5वां भाग, मतलब अगर हमारे पास अगर 4000 पौधा है, 800 पौधे पर 5वां भाग हमारा 800 पौधा हुआ। तो ये सेमियालता के पौधे पर देखेंगे कि धीरे 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 जब पुष्प गुच्छ आता है तो वहाँ पर मधुरस भी जमा हो जाता है और मधुरस को अट्रैक्ट करके एक खास तरह का मक्खी जो हमारा एक जिसका नाम है डिप्टेरन फ्लाई या डिप्टेरन मक्खी है, वो जो है हमारे पौधे पर जहाँ पर पुष्प लगा हुआ है उसके ऊपर फिर जब फली लगेगा तो उसमें अपना डंक मार करके उसमें एग लेइंग कर देती है और वहाँ पर अपने एग लेइंग करने के बाद से फिर वहाँ से वो उड़कर चली जाती है। और वो एग लेइंग से फिर बच्चा जो है लार्वा से निकलता है, अंडा से लार्वा बनता है और भीतर में जो 2-2 बीज रहता है उस बीज को खा करके वो ख़त्म कर देता है और फिर वहाँ से वो अपना बच्चा वहाँ से निकल जाता है। तो इस तरह से किसान के हाथ में कुछ भी नहीं मिलता है और अच्छा कमाई होने का जो एक संसाधन है जो किसान बहुत दिन से लगाए हुए है अपना सेमियालता का पौधा, वो बेचारा हाथ मलते रह जाता है। तो इससे बचाव करने के लिए किसान भाइयों को चाहिए, एक दवा आता है लेमडासाइहेलोथ्रिन 5% EC। ये दवा जो है 1 ml 1 लीटर पानी में बढ़िया से घोल मिला करके और हमें पुष्प गुच्छा जहां जहां पर आया है उसके ऊपर छिड़काव करना है और ये छिड़काव हमें हर 15 दिन के अंतराल पर करना है। तो हमारा सेमियालता के पौधे में जो भी बीज पैदा होगा वो एकदम हृष्ट पुष्ट होगा, अच्छा गुणवत्ता का बीज होगा। सेमियालता के पौधे से अच्छी क्वालिटी का बीज प्राप्त करने के लिए इस फसल में कीट नियंत्रण के साथ साथ कुछ जरूरी कार्यों को करना पड़ता है, जिनमें यदि सिंचाई की बात करें तो भूमि की दशा को देखते हुए हल्की सिंचाई करें।
क्योंकि सिंचाई के अभाव में फली में बन रहे बीज की क्वालिटी खराब हो जाती है। इसलिए इस समय सामान्यतः 10 से 15 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करें, साथ ही कीट ग्रसित भागों को तोड़कर नष्ट कर दें। जैसे हमारा बीज पकने लगे वैसे वैसे हमें वहां से धीरे धीरे वहां से उसका गुच्छा काट करके एक जगह मच्छरदानी के भीतर में रख देना चाहिए, ताकि वहां से वो छिटक के बाहर न भागे। और ये हमारा जो बीज है 2000 रुपया प्रति किलोग्राम के दर से बिक जाता है और इसका बाजार में अच्छा मांग है। हमारे प्रदेश में नींबू के बाग सभी क्षेत्रों में देखने को मिल जाते हैं और हमारे जिन किसान भाइयों ने नींबू के बाग लगा रखे हैं वे इन फल बागों से आगे चलकर अच्छी तरह फल तभी ले सकते हैं जब वे इन फल बागों में किए जाने वाले जरूरी कार्यों को सही तरीके से संपादित करेंगे। तो नींबू के बाग में कौन कौन से कार्यों को करना है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं जिला मधुबनी के प्रगतिशील किसान दौरिक सिंह। मेरे बागान में अभी लगभग 350 पेड़ लगे हुए हैं। किसान भाइयों, नींबू के बाग में कई तरह के खरपतवार भी उगाते हैं, जो कि नींबू के पौधों के साथ पोषक तत्व तथा पानी के लिए प्रतिस्पर्धा तो करते ही हैं, साथ ही साथ कीट और रोगों को भी बढ़ावा देते हैं। इसलिए आप नींबू के बाग में निराई गुड़ाई कर बाग को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे आपको नींबू के फलों का अधिक उत्पादन मिल सके। इसके अलावा नींबू के बाग में सिंचाई प्रबंधन कैसा करना है, आइए जानते हैं। को लगाने के बाद इसको हम अपने निकाई गुड़ाई करते हैं और उसके बाद जो ही पानी देते हैं समय समय पर, ताकि हमारा फल फूल उसमें अच्छे ढंग से लगा रहे और फूल फलता रहे। नींबू के बाग से गुणवत्ता युक्त अधिक फल प्राप्त करने के लिए बाग में पोषक तत्व प्रबंधन करना भी जरूरी होता है। और आप कौन कौन से पोषक तत्वों का प्रयोग कब और किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। खाद में हम लोग ज़्यादातर इसमें नीम का खल्ली और सरसों का खल्ली, फॉस्फेट, पोटास और यूरिया हल्की मात्रा में इस्तेमाल जड़ के में करते हैं। बहुत हल्का मात्रा, पर पेड़ लगभग 200 से 300 ग्राम हम लोग देते हैं। ये पेड़ का विकास अच्छा बनता है, जिससे पेड़ हरा भरा रहता है। खाद देने के बाद हम लोग पेड़ से कम 2 फीट दूरी पर देते हैं, चारों साइड दे करके निकौनी गोरौनी करके, और उसके बाद पानी हम उसमें डालवाते हैं और पानी डालने के बाद उसको फिर 15 रोज के लिए फिर रेस्ट में उसको छोड़ देते हैं। किसान भाइयों, नींबू के बाग को कुछ कीट और रोगों द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई इनकी रोकथाम के उपायों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उनके नींबू के पौधे बहुत कमजोर हो जाते हैं और उत्पादन में कमी आ जाती है। तो कैसे करें इन कीट और रोगों का नियंत्रण, आइए जानते हैं। किसान भाई जो नींबू उगा रहे हैं, नींबू के बगीचे हैं, अब नींबू के बगीचे में इस बार काफी देर से फूल आए हैं और फल लगना शुरू हो गए हैं। अभी देखने में आएंगे कि कुछ ऐसे कीट हैं जो पत्तियों का रस चूसेंगे, फलों का रस चूसेंगे, चूंकि फल छोटे हैं। फूल भी चल रहे हैं, फूलों का रस चूसेंगे, जिससे फल, फूल और पत्तियों का गिरना प्रारंभ हो जाएगा। इन कीटों की रोकथाम के लिए सबसे अच्छा यह है कि साइपरमेथ्रिन या हमारा क्लोरोपाइरिफास या इन दोनों का एक मिश्रण आता है, इन दवाओं का प्रयोग करें। 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। यह छिड़काव पुनः 15 दिन बाद करें, ताकि जो कीट रह गए हैं उनकी बढ़ने की संभावना खत्म हो जाती है और कीट नियंत्रण हो सकते हैं। तो किसान भाई इस प्रकार से अगर पोषक तत्व और कीट और बीमारी का नियंत्रण कर लें तो नींबू की भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के अधिकतर किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंस का भी पालन करते हैं, लेकिन इनसे अधिक दूध का उत्पादन तभी संभव है जब इनसे आहार एवं आवास का प्रबंधन मौसम के अनुसार किया जाए। तो गर्मियों के इस समय इन दुधारू पशुओं की देखभाल किस तरीके से करना है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं एक पशु वैज्ञानिक डॉक्टर M.K. श्रीवास्तव। सर्दी गई और गर्मी का सीजन शुरू हो गया है, तो गर्मी के सीजन में तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब ऐसी स्थिति होती है तो गर्मी पड़ती है, तेज धूप हो जाती है और लू के तपेड़े पड़ने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में पशुओं का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और ख़ास तौर से जो अपने गाय भैंस हैं इनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ने के कारण वो खाना पीना उनका कम हो जाता है, और जो उनको चारा मिलता है तो चारा में पचने में भी प्रॉब्लम जाती है, तो इसके कारण उनकी हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़ता है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, और यदि आप इस मौसम में भी गाय और भैंसों से अच्छा दूध उत्पादन करना चाहते हैं तो पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाना होगा। तो इसके लिए गाय और भैंसों का गर्मी में आवास प्रबंधन कैसे करना है, आइए जानते हैं। भैंसें तो काले रंग की होती हैं और काली होनी, और उनकी स्किन भी मोटी होती है, चमड़ी, उससे कारण भैंसों के अंदर जो टेम्परेचर रहता है वो ज़्यादा मेंटेन हो जाता है, वो निकल नहीं पाता है क्योंकि श्वेत ग्रंथियाँ कम रहती हैं। इस कारण से भैंसों में और ज़्यादा इसका प्रॉब्लम होती है। तो गर्मियों में एक तो शेड ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ सीधी धूप नहीं पड़े और लू के तपेड़े नहीं पड़े। शेड आपका ऐसी जगह बनाना चाहिए। ज़्यादा जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो शेड का अपना खुला स्थान है वहाँ पे अपन क्या करें, जूट के और उसके वो डाल दें टाटी बना के, और उसको पानी से गीला कर दें। इसके अलावा छत पे, जो अगर छत पक्की छत है तो पक्की छत के ऊपर भी अपन जो बांस और टाटियाँ मिला के आपकी मक्का की और ज्वार बाजरा की कड़बी को लेके जोड़कर उसके छत के ऊपर वो बना के लगा सकते हैं, जिससे कि टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए कुछ हद तक। और बहुत ज़्यादा अगर गर्मी पड़ रही है, आवश्यकता होगी तो कूलर की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। आपको पंखे तो लगा ही देने चाहिए, खास तौर से जो अपने ये क्रॉसबेड एनिमल लाते हैं, जो संकर नस्ल की गाय हैं, उनके लिए तो बहुत ही चाहिए। अब दूसरा, शेड को भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ रखना है। शेड में भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, गोबर नहीं होना चाहिए। शाम का गोबर सुबह और सुबह का गोबर शाम तक पूरा एकदम नीट एंड क्लीन करके रखना चाहिए। अब दूसरी चीज़ ये कि जो पशुओं को आप सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक शेड में ही रखें, क्योंकि धूप तेज रहेगी, बाहर निकलेंगे तो ज़्यादातर गावन पशु और ये पशु, तो उसमें उससे बचाने के लिए, और रात में उनको शाम को 7 बजे से बाड़े में रखें सुबह 7 बजे तक, तो पूरी रात भर वो बाड़े में रहेंगे खुले में, तो अच्छा रहेगा। और ज़्यादा गर्मी हो तो उस समय आपको खास तौर से भैंसों में आपको सुबह 11 बजे और शाम को 3 बजे छिड़काव करना पड़ेगा स्प्रे करके पानी का, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो तो उसके प्रभाव से उसको बचाने के लिए। किसान भाइयों, अभी आपने गर्मी के मौसम में गाय और भैंसों के आवास प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। इसके अलावा इन गाय और भैंसों का आहार प्रबंधन किस तरह से करना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इनको जो अपन वो करेंगे पशु आहार का, इनको खाने का, तो खाना भी इनको ठंडे समय ही ज़्यादा दिया जाए, सुबह दे और शाम को दे, क्योंकि दोपहर में इनको खाना नहीं मिल पाएगा। तो खाने में भी इनको इस समय जैसे प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन भी थोड़ा बढ़ा के देना पड़ेगा, आपको बैलेंस डाइट इनको देना पड़ेगा। पर क्या होता है कि हरा चारा भी उपलब्धता की कमी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हरा चारा नहीं हो तो उसके लिए यूरिया मोलिसिस मिनरल ब्लॉक बनते हैं। ये यूरिया मोलिसिस मिनरल ब्लॉक आते हैं, वो भी 300 ग्राम प्रति पशु रोज के हिसाब से देना चाहिए। जो गेहूं का भूसा है उसका यूरिया से उपचार करके 40 दिन रखते हैं, फिर निकाल के वो वाला भी, यहाँ तक कुछ हद तक अपन हरे का पूर्ति करने के लिए दूध में इफेक्ट नहीं हो, तो ये 2 चीज़ों का तो अपन कर सकते हैं उसको देकर। और पानी इनके लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध रहे 24 घंटे, स्वच्छ और ठंडा पानी बिल्कुल स्वच्छ उनके पड़ा रहे, जब चाहे वो पी सके, क्योंकि 80 लीटर एक जानवर को पानी लगता है और दूध में भी 80 से 85% पानी रहता है, शरीर में भी 70%
घंटे पानी रहता है। तो पानी इनको हमेशा उपलब्ध है। अगर जब सुबह निकाल के ले जाते हैं बाहर चराने या जब भी घुमाने, तो उसमें क्या करें, 50 ग्राम गुड़ और आधा किलो दलिया, ये अगर मिला के उसमें दे देंगे पानी में धूप में निकलने से पहले, तो लू से बचा जा सकेगा। पशुपालक भाइयों, गर्मी के मौसम में गाय और भैंसों को जू और किलनियों द्वारा तो परेशान किया जाता ही है, साथ ही साथ इनमें कुछ बीमारियों के आने की संभावना भी बनी रहती है। तो आप अपने जानवरों को इन सभी समस्याओं से कैसे बचाएं, आइए जानते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि जब गर्मी के समय इनके स्किन के ऊपर मतलब गिचोड़ी और एक्टोपैरासाइट बढ़ जाते हैं, तो उसका भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो एक्टोपैरासाइट से बचाने के लिए एक तो दवाई आती है इनकी, जो कि इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे एक्टोपैरासाइट मर जाते हैं, वो भी टाइम से उसको लगाएं। इसी तरह एक मुंह पका खुरपका रोग की भी संभावना गर्मी में भी आती है और सर्दी में भी। FMD बोलते हैं उसको, फुट एंड माउथ डिजीज, खराड़ा बोलते हैं। तो ऐसी बीमारी का भी आपको टीका लगवाना पड़ेगा। तो ये टीका तो बर्फ में रख के आता है, तो बर्फ में रखे हो उसको लगाना पड़ेगा, उसको मतलब कोल्ड चेन मेंटेन जरूर करना पड़ेगी। तो ये दोनों टीके आपको बहुत जरूरी है गर्मी में इनको लगाना। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत सरकार, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि रबी की जो भी फसल तैयार हो चुकी है उसकी अविलंब कटाई करें तथा फसल की कटाई के बाद अगर मिट्टी में उपयुक्त नमी मौजूद हो तो खेत की जुताई कर दें तथा पाटा नहीं चलाएं। मिट्टी को खुला छोड़ देने से इसमें मौजूद खरपतवार तथा कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएंगे। बात करें अगर गर्मा धान की, तो खेतों में जल जमाव बनाए रखने के लिए मेड़ को दुरुस्त रखें तथा जो किसान भाई देर से रोपा किए हैं वे रोपा के 20 से 25 दिनों के बाद यूरिया का पहला भुरकाव तथा समय से रोपे गए धान में 40 से 45 दिनों बाद यूरिया का दूसरा भुरकाव करें। नवंबर माह में बोई गई गेहूं की फसल तैयार हो चुकी है, अतः किसान भाई इसकी कटाई का कार्य करें। फसल काटते समय अगर पौधों में लूज स्मट रोग जिसमें बालियां काली हो जाती है से ग्रसित बालियां दिखाई पड़े तो उन बालियों को पॉलिथीन के थैले से ढककर तोड़ ले तथा किसी गड्ढे में दबाकर नष्ट कर। लतर वाली सब्जियों जैसे खीरा, ककड़ी, कद्दू, कदीमा इत्यादि में लाल भृंग कीड़ों का आक्रमण हो रहा है जिसके कारण पत्तियां बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। इससे बचाव के लिए नीम से बना कीटनाशी जैसे अचूक, निमोरिन, निमोटिन, निमोसिडिन इत्यादि में से किसी एक दवा का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से 10 दिन के अंतराल पर करें। ऐसे मौसम में बकरियों में TPR रोग के आक्रमण की संभावना बढ़ जाती है जिसमें जानवरों में तेज बुखार के साथ मुंह में छाले पड़ जाते हैं, आंख एवं नाक से पानी निकलने लगता है तथा दस्त एवं निमोनिया के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। इस रोग का निदान नहीं होने पर जानवरों की मृत्यु भी हो सकती है। अतः इस रोग से बचाव हेतु प्रत्येक बकरियों को 3 महीने से कम एवं गाभिन बकरियों को छोड़कर TPR का टीका 1 मिलीलीटर चमड़े के नीचे लगवाएं। रोग से बचाव हेतु जानवरों को धूप से बचाएं तथा स्वच्छ एवं पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी दें। आम एवं लीची के पेड़ों में फूल एवं फल आने के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। लीची के छोटे छोटे फल को गिरने से बचाने के लिए पेड़ों में प्लानोफिक्स हार्मोन का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से करें। आम एवं लीची के छोटे छोटे फलों को पाउडरी मिल्ड्यू रोग से बचाने के लिए
सल्फेक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से दवा का छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला बक्सर से लाल बहादुर जी, आप बैगन की फसल में फल छेदक कीट की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं, तो बहादुर लाल जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। भाई बैंगन में अभी फूल भी आने लगे हैं और कहीं कहीं भी फल भी लगने लगे हैं, तो जिन फलों में फल छेदक कीट का आक्रमण होने लगा है उन फलों को हमें निकाल कर जमीन के अंदर उसको हमें गाड़ देना है, या हमें सावधानी के तौर पर जैसे फूल आने लगे उसके बाद में हमें मेलाथियान जो है उसको हमें 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से हमें छिड़काव करना चाहिए। तो जो शूट एंड फ्रूट बोरर है, प्ररो फल भेदक जो कीट है उस कीट से हमें निजात पाया जा सकता है। साथ ही हमें एसीफेट जो एक कीटनाशक है उसका हमें इसका छिड़काव करना चाहिए। इसको हमें 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें एसीफेट का हमें इसका छिड़काव करना चाहिए। उसका अगर सही समय पर सही तरीके से आप निदान करेंगे तो समय रहते अगर आपने निदान किया है तो निश्चित तौर से आपके पैदावार और उत्पादन में वृद्धि होगी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाई जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बटेर पालन करके किसान कमा सकते हैं अच्छी आय। अच्छे फलन के लिए लीची के बागों में किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है anndattabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।